तो आज हमारे सामने है मैट हेग की किताब रीजंस टू स्टे अलाइव। ये मतलब कोई टिपिकल सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि डिप्रेशन और एंजाइटी के अंधेरे से गुजरने और उससे जिंदा बच निकलने का एक बेहद निजी, बहुत ही कच्चा और ईमानदार लेखा जोखा है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आज की हमारी इस चर्चा का मकसद सिर्फ किताब को समराइज करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जब किसी का मन पूरी तरह से बिखर जाता है तो वो दुनिया असल में दिखती कैसी है और कोई उस अंधेरे से बाहर निकलकर जीने की वजहें कैसे ढूंढता है। सही है। ये किताब अपने आप में एक उम्मीद की तरह है। मतलब लेखक ने इसे तब लिखा जब उन्हें खुद यकीन नहीं था कि वो इसे लिखने के लिए कभी जिंदा भी रहेंगे। हाँ, वो खुद लिखते भी हैं। हाँ, वो लिखते हैं, इस किताब का होना ही इस बात का सबूत है कि डिप्रेशन झूठ बोलता है। कमाल की लाइन है। तो चलिए इसी बात को और गहराई से समझते हैं। कहानी शुरू होती है जब लेखक मैट हेग सिर्फ 24 साल के थे। बहुत यंग थे। हाँ, और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इबीजा में थे। वो उस दिन को याद करते हुए कहते हैं, जिस दिन मैं मर गया। जिस दिन मैं मर गया। हाँ, और ये कोई धीरे धीरे आने वाली उदासी नहीं थी। ये एक झटके की तरह था, बिल्कुल अचानक। उन्हें अपने सिर के पिछले हिस्से में एक अजीब सी हरकत महसूस हुई, जैसा कि वो बताते हैं, जैसे कोई तितली अंदर फंस गई हो। और फिर दिल की धड़कन बेकाबू हो गई, दुनिया घूमने लगी। और वो एक ऐसी घुटन भरी सच्चाई में डूबते चले गए जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और यहीं पर ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है जो आपने शुरू में कहा था। हाँ, कि डिप्रेशन सिर्फ थोड़ा दुखी होना नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बीमारी है। राइट। लेखक इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक, एक मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं, आप आग में जलते हुए सिर के साथ घूम रहे हैं और किसी को लपटें नहीं दिखती। वाह, अदृश्य आग। ये बात बहुत गहरी है ना? Yeah. ये अदृश्य आग वाली बात कमाल की है, क्योंकि ये बीमारी के दो सबसे क्रूर सच्चाइयों को सामने लाती है। अच्छा। एक तो अंदर का वो असहनीय दर्द, और दूसरा बाहरी दुनिया के लिए इसका पूरी तरह से अदृश्य होना। और ये अदृश्यता ही तो उस अकेलेपन को और बढ़ा देती होगी कि आप जल रहे हैं और किसी को वो आग दिख ही नहीं रही, तो आप कितना अकेला महसूस करते होंगे। बिल्कुल। और यही इस किताब के सबसे मुश्किल हिस्सों में से एक है। इसी अदृश्यता के कारण इससे जुड़ा जो कलंक है, जो स्टिग्मा है, वो और भी क्रूर हो जाता है, क्योंकि डिप्रेशन विचारों की बीमारी है और स्टिग्मा सीधे आपके विचारों पर हमला करता है। लोग आपको कहते हैं, हिम्मत रखो या सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। लेकिन ये किसी ऐसे व्यक्ति को कहने जैसा है जिसका पैर टूट गया हो कि बस तेज दौड़ने की कोशिश करो। ये उस व्यक्ति के दर्द को अमान्य कर देता है, उसे इनवैलिडेट कर देता है। और यही अदृश्य आग और अकेलापन, यही उन्हें एक चट्टान के किनारे तक ले गया। 3 दिनों तक बिना सोए, बिना कुछ खाए पिए बिस्तर पर रहने के बाद वो आत्महत्या करने के इरादे से बाहर निकले। और यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। हाँ, जो उन्होंने उस पल में महसूस की और जो शायद बहुत से लोग नहीं समझते, कि डिप्रेशन से जूझ रहा व्यक्ति असल में मरना नहीं चाहता। नहीं, वो बस दर्द की अनुपस्थिति चाहता है। हाँ। वो एक ऐसे दिमाग से बचना चाहता है जो 24 घंटे आग की तरह जल रहा हो। बिल्कुल। उस पल में उन्हें उनके परिवार और उनकी प्रेमिका एंड्रिया का प्यारी माँ फंसाए हुए था। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, कैद। हाँ, उन्होंने महसूस किया कि प्यार उन्हें वहाँ कैद कर रहा है। ये एक बहुत ही जटिल और विरोधाभासी भावना है। जहाँ जिन लोगों से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही आपको जिंदा रहने पर मजबूर करते हैं, जबकि आपका मन वो उस असहनीय दर्द से हर हाल में बाहर निकलना चाहता है। एक जिम्मेदारी की तरह जो उस पल में एक बोझ लगती होगी। हाँ, क्योंकि आप उन लोगों को दर्द नहीं देना चाहते जिन्हें आप प्यार करते हैं। और ये दर्द उन लोगों के लिए समझना और भी मुश्किल हो जाता है जो इससे गुजरे नहीं हैं। हाँ। किताब का एक हिस्सा जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर कौन गया, सा? वो उन बेतुकी बातों के बारे में था जो लोग अक्सर डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों से कहते हैं। अच्छा, हाँ। जैसे, अरे हिम्मत रखो, ये सब तुम्हारे दिमाग में है, या मेरा पर्सनल फेवरेट, बाहर निकलो, ताजी हवा में अच्छा लगेगा। हाँ, जैसे ताजी हवा कोई जादू की गोली हो। बिल्कुल। लेखक इसकी तुलना करते हुए पूछते हैं कि क्या कोई कैंसर या टीबी के मरीज से ऐसी बातें कहेगा? कभी नहीं। ये दिखाता है कि हम मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य के बराबर देखने में आज भी कितना पीछे हैं। और ये सिर्फ नासमझी नहीं है, ये खतरनाक भी है। अगर आप आंकड़ों की दुनिया में देखें तो ये बीमारी जानलेवा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में आत्महत्या युवाओं में मृत्यु का एक प्रमुख कारण है।
ब्रिटेन और अमेरिका जैसी जगहों पर तो ये पेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और अल्जाइमर से भी ज्यादा जाने लेती है। ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को इस तरह से आत्महत्या करने पर मजबूर करती है जैसा कोई और बीमारी नहीं करती। और इसी से जुड़ी एक और सच्चाई है जो और भी परेशान करने वाली है। वो ये कि दुनिया भर में महिलाओं की तुलना में पुरुष कई गुना ज्यादा आत्महत्या करते हैं। हाँ, जबकि डिप्रेशन का अनुभव महिलाओं में लगभग 2 गुना होता है ना ये विरोधाभास। ब्रिटेन में ये अनुपात 3 गुना है, अमेरिका में 4 गुना और कुछ देशों में तो और भी ज्यादा। इस विरोधाभास के पीछे की वजह समाज शास्त्रीय है। इसे अक्सर हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी या प्रभुत्वशाली पुरुषत्व कहा जाता है। मतलब वो सामाजिक दबाव। हाँ, वही सामाजिक दबाव जो पुरुषों को भावनाएं व्यक्त करने से रोकता है, जो मदद मांगने को कमजोरी की निशानी मानता है, लड़के रोते नहीं वाली मानसिकता जो बचपन से सिखाई जाती है। बिल्कुल। किताब में लेखक बताते हैं कि अगर किसी पुरुष का दिमाग टूट रहा हो तो उसे लगता है कि उसे इसे खुद ही ठीक करना चाहिए बिना किसी से मदद मांगे। और ये चुप्पी ही इस अदृश्य आग को और घातक बना देती है, क्योंकि आप अकेले ही उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये आंकड़े और सामाजिक दबाव की सच्चाई हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाती है, जिसका जवाब ये किताब देने की कोशिश करती है कि जब आप इस अदृश्य आग में घिरे हों तो इससे बाहर निकलने के रास्ते क्या हैं? मैट हेग अपने अनुभव से कुछ हथियार विकसित करने की बात करते हैं। हाँ, और ये हथियार कोई जादुई इलाज नहीं है, बल्कि धीरे धीरे अपनाए गए छोटे छोटे कदम हैं, जैसे दौड़ना, योग, पढ़ना, लिखना और सबसे जरूरी बात करना। उन्हें खुलकर अपनी हालत के बारे में बात करने में 1 दशक से ज्यादा का समय लगा, लेकिन उन्होंने पाया कि जहाँ बात होती है वहाँ उम्मीद होती है। जहाँ बात होती है वहाँ उम्मीद होती है। अपनी कहानी को शब्दों में बयां करना उस अदृश्य आपको दूसरों को दिखाने जैसा है। इससे न सिर्फ आपका बोझ हल्का होता है, बल्कि दूसरों को भी ये समझने का मौका मिलता है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। बात करने के साथ साथ उनके लिए किताबें एक और बड़ा सहारा बनी। वो तो कहते हैं कि किताबें उनके लिए एक नशा बन गई। हाँ, लेकिन एक अच्छा नशा। वो सिर्फ असल दुनिया से भागने का जरिया नहीं थे, बल्कि खुद को खोजने का एक तरीका भी थी। बिल्कुल। इसे साइकोलॉजी में बिब्लियोथेरेपी भी कहा जाता है, जहाँ कहानियों और शब्दों का इस्तेमाल हीलिंग के लिए किया जाता है। अच्छा। हेग लिखते हैं कि हर किताब एक नक्शे की तरह थी, जो उन्हें खुद के एक बेहतर संस्करण तक ले जा रही थी। ये विचार कि शब्द आपको बचा सकते हैं इस किताब के केंद्र में है। मतलब आप दूसरों के लिखे शब्दों से अपने ही दिमाग की जेल से बाहर निकलते हैं। हाँ, और एक नया बेहतर मन बनाने के लिए सामान इकट्ठा करते हैं। आप देखते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कि दूसरे भी ऐसे ही अंधेरे से गुजरे हैं और बाहर निकले हैं। और इसी खोज में किताब में एक लिस्ट है जिसका नाम ही है रीजंस टू स्टे अलाइव। हाँ, ये छोटी छोटी वजहों का एक संग्रह है जो उस अंधेरे में रोशनी की किरण की तरह काम करती हैं। कुछ याद है आपको उसमें से? हाँ, कुछ बहुत शक्तिशाली वजह हैं, जैसे तुम एक तूफान में हो, तूफान हमेशा के लिए नहीं रहते, आखिरकार वो खत्म हो जाते हैं, बस डटे रहो। बस डटे रहो। एक और है, ये दर्द हमेशा नहीं रहेगा, दर्द एक झूठा है, उसकी मत सुनो। और शायद सबसे अहम, जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वाह। हो सकता है तुम अभी फंसे हुए हो, लेकिन दुनिया कहीं नहीं जाही। अगर तुम टिके रह सकते हो तो जिंदगी हमेशा इंतजार के लायक है। ये बहुत शक्तिशाली है। किताब में लेखक एक और विचार सामने रखते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। कौन सा? कि डिप्रेशन एक भयानक उपहार या फियरफुल गिफ्ट हो सकता है। भयानक उपहार? हाँ, कि ये आपको तोड़ता है लेकिन ये आपको ज्यादा संवेदनशील भी बनाता है। ये विचार कुछ लोगों को समझने में मुश्किल लग सकता है। भयानक उपहार, ये सुनने में बहुत अजीब है। मतलब क्या किताब इस बारे में और कुछ बताती है कि कोई अपने सबसे बड़े दर्द को एक उपहार के रूप में कैसे देख सकता है? क्योंकि उस वक्त तो ये नामुमकिन लगता होगा ना। है, बिल्कुल है। और ये एक बहुत अच्छा सवाल है। लेखक का मतलब ये नहीं है कि डिप्रेशन अपने आप में अच्छा है, वो भयानक है। राइट। लेकिन उनका कहना है कि इस अनुभव से गुजरने के बाद आप जीवन को एक नई नजर से देखते हैं। ये विचार पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ? हाँ, मनोविज्ञान में ये माना जाता है कि गहरे संकट से गुजरने के बाद कुछ लोग जीवन को ज्यादा गहराई और कृतज्ञता से देखना शुरू कर देते हैं। आप जीवन की छोटी छोटी खुशियों को, जैसे सूरज की रोशनी या एक कप चाय,
जिन्हें आप पहले नजरअंदाज कर देते थे, उन्हें ज्यादा गहराई से महसूस करना सीखते हैं। अच्छा। ये दर्द की कीमत पर मिली एक नई समझ होती है। आपको जिंदगी के आश्चर्य को महसूस करने की एक नई क्षमता मिलती है। और ये क्षमता अक्सर छोटी छोटी चीजों में दिखती है। मुझे किताब की 2 छोटी लेकिन बहुत काम की सूचियां बहुत पसंद आई। हाँ, चीजें जो मुझे बदतर बनाती हैं और चीजें जो मुझे बेहतर बनाती हैं। बिल्कुल। बदतर बनाने वाली चीजों में कॉफी, नींद की कमी, बहुत ज्यादा अकेलापन और कभी-कभी सोशल मीडिया शामिल है। हाँ। और बेहतर बनाने वाली चीजों में प्रियजनों के साथ रहना, संगीत सुनना, अच्छी नींद लेना, लंबी सैर पर जाना और लिखना। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि रिकवरी का रास्ता अक्सर बड़ी छलांगों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे सही कदमों से बनता है। एक तरह से ये अपनी ट्रिगर्स को पहचानना है। बिल्कुल। ये एक तरह से कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT के सिद्धांतों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये पहचानना कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं और आपके कोपिंग मैकेनिज्म क्या हो सकते हैं। सही है। ये जानना कि क्या आपको नीचे खींचता है और क्या ऊपर उठाता है, अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार है। और इन छोटे कदमों का नतीजा क्या होता है? इसका जवाब मुझे लगता है किताब की सबसे खूबसूरत सूची में मिलता है, जिसके साथ किताब खत्म होती है। कौन सी? वे चीजें जिनका मैंने उस समय के बाद आनंद लिया है जब मुझे लगा था कि मैं फिर कभी किसी चीज का आनंद नहीं ले पाऊंगा। ये लिस्ट अपने आप में उम्मीद का एक घोषणा पत्र है। बिल्कुल है। इस सूची में सूर्योदय देखना, अच्छी किताबें पढ़ना, दोस्तों से घंटों बात करना, पेट पकड़कर जोर जोर से हंसना, स्वादिष्ट खाना, अपने बच्चों को पैदा होते देखना और यहाँ तक के ये किताब लिखना। हाँ, ये किताब लिखना भी शामिल है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सबसे घने अंधेरे के बाद भी रोशनी और खुशियां मुमकिन है। ये उस वादे की तरह है जो लेखक अपने 24 साल के उस रूप से कर रहे थे जो चट्टान के किनारे पे खड़ा था। कि अगर तुम बस टिके रहे। हाँ, कि अगर तुम बस टिके रहे तो ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो मैट हेग की रीजंस टू स्टे अलाइव हमें दिखाती है कि उम्मीद हमेशा होती है, भले ही हम उसे देख न पा रहे हों। ये बात करने की ताकत, किताबों की दोस्ती और जीवन की छोटी छोटी खुशियों की अहमियत को रेखांकित करती है। ये सिर्फ एक संस्मरण नहीं है, ये एक सर्वाइवल गाइड है जो किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखी है जो सचमुच जिंदा बचा है और हमें बता रहा है कि ये संभव है। सही कहा। और ये किताब एक विचार छोड़ जाती है जो मुझे लगता है आज की युवा पीढ़ी, खासकर 18 से 35 साल के लोगों के लिए बहुत प्रासंगिक है। अच्छा। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया, खासकर जो ये डिजिटल दुनिया है, वो हमें दुखी करने के लिए ही डिजाइन की गई है। कैसे? सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखना, विज्ञापन जो हमें लगातार बताते हैं कि हम काफी नहीं हैं, और वो हमेशा और की चाहत। और की चाहत। ऐसे में ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। इस डिजिटल शोर शराबे और हमेशा बेहतर दिखने के दबाव की दुनिया में क्या अपने अस्त व्यस्त, अधूरे और इंसानी रूप के साथ बस शांत रहना ही सबसे बड़ी क्रांति है?